हम जिस टॉपिक पे आपसे बात हो रही है, ठीक है, आधुनिक कला वाला टॉपिक है, उसमें कई सारे टॉपिक को हम हेडिंग वाइज बांटते हैं, ठीक है। मैं एक तो आपका ग्रुप वाइज जो भी सिलेबस है उस तरह से बांट लेते हैं। एक दूसरा तरीका ये भी है जो हमने बांट रखा है आर्टिस्टों को, हालांकि हम आपको उसी टॉपिक पे उसी टाइप से आपके सिलेबस को बांटेंगे जिस तरह से लोग बांटते हैं और सिस्टम जिस तरह से चल रहा है उसी हिसाब से चलेंगे। लेकिन अगर आप इच्छुक होंगे तो हम आपकी क्लास में दूसरे टाइप वाले तरीके से भी बांटकर हम आपको बता देंगे। दो तरह से सिलेबस बांटने का मतलब ये है कि हम राज्य वाइज कलाकारों को पढ़ते हैं कि पश्चिम बंगाल में चित्रकला की क्या स्थिति थी, आधुनिक चित्रों की क्या स्थिति थी, आधुनिक चित्रकारों की क्या स्थिति थी। दिल्ली के आर्टिस्टों की बात कर लेते हैं, मुंबई के आर्टिस्टों की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र के आर्टिस्टों की बात कर लेते हैं, गुजरात के आर्टिस्टों की बात कर लेते हैं, राजस्थान के कलाकारों की बात कर लेते हैं, फिर दक्षिण भारत चले जाते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं, तमिलनाडु की बात होती है, केरल की बात होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम स्थान को चुन करके, जैसे उड़ीसा की बात कर लेते हैं, बिहार की बात कर लेते हैं, कौन से बिहार के कलाकार थे, कौन से पंजाब के कलाकार थे, और वो भारत के विभिन्न स्थानों में रहे, घूमे, और भारतीय आधुनिक चित्र कला की जो एक मजबूत नींव उन लोगों ने रखी। तो इस प्रकार से सिलेबस को बांटते हैं। दूसरा तरीका एक सिलेबस को बांटने का ये है कि हम हेडिंग वाइज चीज़ों को बांटते हैं, फिर ग्रुप वाइज कि भारत में कौन कौन से चित्रकला के लिए किन आर्टिस्टों ने कौन सा ग्रुप स्थापित किया, हम उस तरह से उस चीज़ों को भी बांट के चलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिलेबस को अलग अलग तरीके से बांटा जाता है। फिलहाल हम यहाँ पे ग्रुप वाइज कलाकारों को पहले पढ़ेंगे, तो इसलिए सिलेबस को ग्रुप वाइज आर्टिस्टों के ढंग से हम लोग यहाँ पर बांटेंगे। उसके बाद जब आपकी क्लास होगी, जब हम लोग क्लास में बात होगी, तो उसके बाद हम थोड़ा आपको लास्ट में जब चलेंगे थोड़ा स्थान वाइज जो आर्टिस्ट पूछ लिए जाते हैं कि ये आर्टिस्ट कहाँ से संबंधित रहा, दिल्ली से रहा, मद्रास से रहा, मध्य प्रदेश से रहा, उड़ीसा से रहा, बिहार से रहा, उस तरह से हम आपको वो लास्ट में आपको हम बता देंगे चल के। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझते हैं। शुरू करते हैं। भारत की आधुनिक चित्रकला का श्री गणेश होता है और उस पर फिर हम लोग, ठीक है, अभी सिलेबस को समझेंगे। पहले पहले आज और कल हम आपसे सिलेबस पे डिस्कस आपसे होगा, उसके बाद फिर विधिवत क्लास तो चलनी ही है, तो वो अपना ध्यान रखेंगे। भारतीय आधुनिक चित्रकला, भारतीय आधुनिक चित्रकला, चित्रकला की बात आपसे हो रही है, ठीक है। चित्रकला और आधुनिक स्थापत्य की भी बात आपसे हम आपसे आधुनिक स्थापत्य की भी बात आपसे होती है, लेकिन वो जब लास्ट में चलते हैं तब आधुनिक भारत के जो स्थापत्यकार रहे, वास्तुकार रहे, आर्किटेक्ट रहे, ठीक है, तो उनकी बात हम आपसे लास्ट में होती है। बहुत रेयर दिन पूछ लिया जाता है, जैसे चार्ल्स कोरिया पूछ लिया जाता है, ठीक है, चार्ल्स कोरिया पूछ लिया जाता है, ठीक है, चार्ल्स कोरिया पूछ लिया जाता है, और कई सारे जैसे बीबी दोषी है, चार्ल्स कोरिया है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वास्तुकार रहे हैं जिनके बारे में हम लास्ट में देखते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंटों के माध्यम से उस पर चर्चा आपसे करेंगे। अंदर से प्लग निकालो, उसमें लगाओ, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये ध्यान रखिए। थोड़ा सा लाइट चली गई, अभी आ जाएगी, इन्वर्टर से जोड़ लें फिर बात करते हैं आपसे। एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए, तो जो टॉपिक आपका है आधुनिक भारतीय चित्रकला, कैसे इसको हम लोग सिलेबस में बांटेंगे। मूर्ति कला हमने इसलिए यहाँ पर लिख दिया क्योंकि इसमें हम थोड़े से मूर्तिकारों की, क्योंकि ये जो आधुनिक चित्रों का जो टॉपिक है इसमें चित्रकारों के साथ साथ कुछ आर्टिस्ट चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी रहते हैं। हालांकि हम आपको लास्ट में सिलेबस में अलग से कुछ मूर्तिकारों के नाम लिख देंगे, ठीक है, अलग से आधुनिक मूर्तिकारों का एक चार्ट दे देंगे या सिलेबस या मूर्तिकारों के नाम लिखवा देंगे जिनके बारे में हम मोटी मोटी चीजें जो भी मूर्तिकारों से पूछी जाती हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो पहले फिलहाल
जो सिलेबस है उसके सिलेबस की हेडिंग के बारे में समझते हैं कि किसके बाद हम किस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक के भीतर जो भी चीजें हमें पढ़नी है, जिस टॉपिक के भीतर जो चीजें पढ़नी है उस टॉपिक पे हम आपसे कल बात आपसे होगी कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। फिलहाल आज हम उन टॉपिकों के नाम लिखेंगे, पहले उन टॉपिक्स के नाम लिखेंगे जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं या जिन पे हम आगे चर्चा आपसे करेंगे। उसके बाद कल जब आपसे बात होगी, कल जब आप लोगों से मुलाकात होगी, जब आपसे बात होगी, तब हम लोग प्रत्येक टॉपिक के अंतर्गत क्या चीजें पढ़ने वाले हैं उन चीजों पे डिस्कस आपसे करेंगे। ठीक है, आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात और आप लोगों से एक बात और होनी थी कि मेरे बड़े भाई समान, ठीक है, एक प्रशांत जिनका नाम है, मेरे बड़े भाई समान है, कई बार उन्होंने मेरी मदद की है। ठीक है, तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, उनकी एक बुक आ रही है, 2 भागों में आ रही है, भारतीय स्तंभ कलाकार भाग 1 भाग 2। जल्दी ही वो बुक आएगी और मार्केट में जैसे ही वो बुक आए, ठीक है, उसको खरीद लीजिएगा। बड़ी अच्छी बुक है, बड़े अच्छे चित्रकारों की चर्चा उन्होंने की है और बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बांट रखा है। ठीक है, उसका जो कंटेंट है वो हम आपको ग्रुप पे आपके भेज देंगे, आप लोग भी देख लीजिएगा। तो वो बुक जब भी मार्केट में उपलब्ध हो जाए खरीद लीजिएगा, अच्छी बुक है। बाकी हम तो यहाँ पर आपसे चित्रकारों के बारे में चर्चा आपसे होगी ही होगी। ठीक है, और सारा का सारा कंटेंट आपको भी हम तो लिखवाएंगे ही लिखवाएंगे, साथ ही साथ अगर उस बुक को भी साथ साथ में पढ़ते रहेंगे तो आधुनिक समकालीन और जो भी वर्तमान समय में चित्रकला या चित्रकारों से संबंधित जो भी गतिविधियां अभी तक की हुई हैं वो सारा का सारा उनकी बुक में संकलन किया गया है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंतर्गत जिस टॉपिक को पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ब्रिटिश कालीन। भारत की आधुनिक चित्रकला जो है, भारत की आधुनिक चित्रकला, ठीक है, या आधुनिक चित्रकार कह लें, ठीक है, या भारत की आधुनिक मूर्तिकारी बोल लें, इन सब का जो एक बेस है, इन सब का जो बेस है वो कहाँ से तैयार होता है? ब्रिटिश काल से। ब्रिटिश काल का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा है कि अंग्रेजों के समय भारतीय जो चित्रकारी थी, मूर्तिकारी थी, जो भी लोग थे वो किस तरह से कार्य उनका हो रहा था, किस प्रकार से वो अपने अपने कार्य को कर रहे थे, उस बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। कोई भी टॉपिक आगे पढ़ने से पहले हमें उसके बैकग्राउंड को समझना पड़ता है, उसके पीछे की चीजों को समझना होता है कि कैसे कोई चीज पीछे किस रूप में चली थी और आगे इसको हम किस रूप में पढ़ने वाले हैं, उसकी पृष्ठभूमि हमें पीछे से ही तैयार करनी पड़ती है। तो भारत में आधुनिक चित्रकारी की शुरुआत जिस प्रकार से जैसे होगी, जिस समय होगा, जो समय होगा, जिस समय से इस प्रकार की चित्रकारी मूर्तिकारी का जो इतिहास शुरू होगा, उसकी पृष्ठभूमि जिस समय से शुरू होगी, ठीक है, उन टॉपिकों को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो अंग्रेजों के समय से भारत में जो भी चित्रकारी से संबंधित जो परिवर्तन हमें देखने को मिले, नई नई सामग्रियां देखने को मिली, नए नए माध्यम देखने को मिले, नई नई तकनीकें देखने को मिली, जिनकी सहायता से भारत ने अपनी आगे की जो नींव थी वो उन्होंने मजबूत की थी। तो अंग्रेजों के समय की बात करेंगे, ठीक। तो पहला टॉपिक हम जिस सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अंग्रेजों का किस प्रकार से भारत में योगदान है, उन चीजों को देखते हैं कि क्या क्या योगदान है। एक तो सबसे पहले नंबर 1 पे पढ़ते हैं कंपनी शैली। क्या पढ़ते हैं? कंपनी शैली। अब उधर पहाड़ी शैली जैसे ही समाप्त होती है, ठीक है, नई शैली जन्म लेती है कंपनी शैली। और जयाप्पा स्वामी के अनुसार जयाप्पा स्वामी ने कंपनी शैली के चित्रकारों को 2 भागों में बांटा। नंबर एक वे कलाकार, इसको 2 भागों में उन्होंने बांटा है, 2 भागों में बांट रखा है उन्होंने। नंबर 1 अंग्रेज कलाकार और नंबर 2 भारतीय कलाकार। अंग्रेज कलाकार कहने का मतलब यह है कि कंपनी शैली के बारे में आप जानते हैं कि कंपनी शैली में, ठीक, जिस कंपनी शैली के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम पटना शैली बोल लेते हैं, जान कंपनी बोल लेते हैं, पुरुषों की शैली बोल लेते हैं, इंडो ब्रिटिश शैली बोल लेते हैं, ठीक है, वो एक आम बोलचाल की भाषा में है, उसको हम लोग बोल लेते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि जब कंपनी शब्द का यूज किया जाता है तो कंपनी का मतलब सीधा सीधा सा है, कंपनी का मतलब सीधा सीधा है कि ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज भारत में जिस प्रकार से आए, उनका एक मकसद था भारत में व्यापार करना। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जिस तरह से खुद को भारत में स्थापित किया और धीरे धीरे भारत पे अपनी सत्ता को स्थापित किया और भारत में जो भी
जो भी शिक्षा व्यवस्थाएं या जो भी चीजें थी उनमें कैसे उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की, उन चीजों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो कंपनी का मतलब अंग्रेज, अंग्रेज का मतलब कंपनी, वो चीजें आप कर सकते हैं। जयाप्पा स्वामी ने कंपनी शैली यानी कि अंग्रेजों के समय के कलाकारों को दो भागों में बांटा, एक तो अंग्रेज कलाकार और भारतीय कलाकार। भारतीय कलाकारों के लिए स्पेशल हम एक शब्द का यूज होता है कि पटना के कलाकार, या पटना शैली भी लिख करके आता है, पटना शैली के कलाकार, पटना शैली के कलाकार, पटना शैली के कलाकार। आप चाहें तो केवल इस पे फोकस कर सकते हैं, पटना शैली के कलाकारों पे, पटना शैली हेलो के सर, कलाकार। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हेलो बताइए बताइए। सर, थोड़ा सा बड़ा लिख लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए फॉन्ट को। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इस पे फोकस रखिए। बाकी कल इस पे तो चर्चा आपसे भी होगी होगी। कल हम हेडिंग वाइज चीजों को बांट के फिर से आपको बताएंगे। हम केवल समझने मात्र के लिए लिख रहे हैं इसको। आप केवल इतना समझें कि पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, कंपनी शैली। पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, कंपनी शैली, ठीक है। बाकी दिख रहा होगा, थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, जी दिख जाएगा, जी कोई सर। दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा टॉपिक जो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, दूसरा टॉपिक जो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक जो आपका होगा, ठीक है, कि कंपनी शैली से एक भारतीय कलाकार जन्मा, कंपनी शैली से एक भारतीय आर्टिस्ट जन्मा, ठीक है। उसका नाम लिख लेते हैं थोड़ा सा पहले, तो है राजा रविवर्मा। कंपनी शैली से जन्मा, कंपनी शैली से जन्मा चित्रकार, जिसका नाम क्या है, राजा रवि वर्मा। इनके बारे में पढ़ेंगे, राजा रवि वर्मा, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तीसरा जो टॉपिक होगा, तीसरा जो टॉपिक होगा, ठीक है, तीसरा जो टॉपिक होगा, उस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, भारतीय क्षेत्रीय चित्रकला शैलियां, या भारतीय क्षेत्रीय चित्रकला, ठीक है, या कला शैलियां, इसके बारे में चर्चा आपसे होगी। इसमें वही हम लोग पढ़ते क्या है, इसमें उड़ीसा के प्रचित्र पढ़ते हैं, मद्रास उड़ीसा के प्रचित्र होते हैं, कालीघाट शैली होती है, ठीक है, और तंजौर के प्रचित्र होते हैं, उड़ीसा के प्रचित्र हो गए, तंजौर के प्रचित्र हो गए। तो इस प्रकार से हम इसमें उन टॉपिकों को पढ़ते हैं। चर्चा आपसे जरूर होगी, कल फिर से इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक एक टॉपिक को डाल के इसके भीतर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में चर्चा आपसे करेंगे। चौथा पॉइंट जो आपका होगा कि अंग्रेजों के समय में ये सारी घटनाएं हो रही थी, अंग्रेजों के समय में ये सारी की सारी घटनाएं हो रही थी। इसी समय अंग्रेजों ने बहुत कुछ हमारे लिए किया भी। वो क्या चीज है, भारतीय कला विद्यालयों की स्थापना, भारतीय कला विद्यालयों की स्थापना, विद्यालयों की स्थापना, ठीक है। इसमें हम दो टाइप के विद्यालयों को पढ़ते हैं, या दो प्रकार की संस्थाओं का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करते हैं। एक तो ये हो गई कि जिनकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी, अंग्रेजों द्वारा स्थापित। एक तो ये बात कर लेते हैं यहाँ पे, चूंकि आगे हम लोग जाएंगे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, इसलिए इसी में एक पॉइंट बढ़ा लेते हैं। और क्या, स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के कला विद्यालय, स्वतंत्र भारत के कला विद्यालय, ठीक है, इनकी बात आपसे कर लेते हैं। वहां पर स्वतंत्र भारत के कला विद्यालयों की बात होगी इसमें, और कुछ कला विद्यालय ऐसे भी होंगे जो अंग्रेजों के समय में स्थापित हुए होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कुछ विद्यालय ऐसे भी होंगे जिनमें अंग्रेजों के द्वारा स्थापित होंगे। एक तो ये पॉइंट हो गया। और दूसरे, स्वतंत्र भारत के कला विद्यालय, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो भी कला विद्यालय स्थापित किए गए होंगे, या जो भी आर्ट स्कूल स्थापित किए गए, उनकी चर्चा इस टॉपिक में,
पांचवा सेम कंडीशन रहेगी, बस थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी। भारतीय कला संग्रहालय, भारतीय कला संग्रहालय, संग्रहालय व कला दीर्घाएं, दोनों चीजें इसमें भी शामिल होंगी। ठीक है, अंग्रेज और स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात, यानी कि अंग्रेजों के समय में कौन से संग्रहालय और दीर्घाएं स्थापित हुई, और स्वतंत्र भारत यानी कि भारत जब आजाद हुआ, आजादी के पश्चात जो संग्रहालय स्थापित किए गए, जो दीर्घाएं स्थापित की गई, उसकी चर्चा इसमें आपसे होगी। कौन कौन से वो संग्रहालय होंगे, कौन कौन सी वो दीर्घाएं होंगी, वो टॉपिक आपको कल इसके अंतर्गत हम आपको लिखवाएंगे कि कौन कौन सा संग्रहालय होगा, कौन कौन सी दीर्घाएं होंगी, जिनके नाम हमें इसमें लिखने होंगे। उसी प्रकार से इसमें भी हम कौन कौन से विद्यालय होंगे जो 1947 से पहले स्थापित हुए होंगे, और कौन कौन से विद्यालय ऐसे होंगे जो 1947 के बाद स्थापित हुए होंगे, उन विद्यालयों की चार्ट यहाँ पर हम लोग बनाएंगे डेट वाइज। विद्यालयों के बारे में विधिवत जब चर्चा आपसे होगी, विद्यालयों के बारे में जब विधिवत आपसे चर्चा होगी, तब वो जब आपको विधिवत डिटेलिंग जब आपकी क्लास होगी, तब उसमें आपको हम लिखवाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन कल इसमें हम केवल आपको डेट वाइज प्रत्येक विद्यालय की डेट, जैसे 1850 है, 54 है, 57 है, तो इस प्रकार से हर एक डेट में जो विद्यालय स्थापित हुआ उनकी एक लिस्ट आपको देंगे, चर्चा उन पर बाद में होगी। ठीक है, वो अलग का टॉपिक है। तो ये हो गया। उसके बाद एक दूसरा टॉपिक इसमें एक और आता है। ठीक है, एक दूसरा टॉपिक और आता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर हम इसको भाग 1 मान लें, इसको भाग 1 मान लेते हैं, भाग फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट भाग आपका हो गया, जिसमें इतने टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इतने टॉपिकों पर चर्चा आपसे होगी। इनके अंतर्गत, इन हेडिंग्स के अंतर्गत जो चीजें होंगी उन पर चर्चा आपसे कल करेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। कंपनी शैली में क्या पढ़ना है, कंपनी शैली से जन्मा चित्रकार यानी कि राजा रविवर्मा के बारे में इसमें क्या पढ़ना है, वो तो जब चित्रकार लिखवाएंगे वो तभी फाइनल होगा। भारतीय क्षेत्रीय चित्रकला शैलियां, चित्रकला शैलियां, क्षेत्रीय का मतलब यह है कि जिस समय भारत में कंपनी शैली या पटना शैली या अंग्रेज चित्रकार कार्य कर रहे थे, उस समय जो भारत के क्षेत्रीय चित्रकार थे, जो अन्य क्षेत्रीय छोटे छोटे कला केंद्र जो कहीं एक विशिष्ट स्थान की वजह से जाने जाते थे, वहां पर चित्रकार जाते थे, अपने चित्रों को बेचते थे और अपनी जीविका को चलाते थे। ठीक है, ऐसे जो चित्र थे, उन चित्रकारों की जो चित्रों की जो शैलियां थी वो अपने विशिष्ट स्थान के नाम से प्रसिद्ध थी, तो उनके बारे में बात करेंगे। जैसे काली घाट शैली, कोलकाता में काली घाट जी का मंदिर है, उस मंदिर के बाहर जो चित्रकार काली माता, जादू टोना आदि से संबंधित चित्रों को बना करके बेचते थे, और उन चित्रों से जो उनको धन अर्जित होता था उससे अपनी जो वो जीविका चलाते थे, ऐसे चित्रकारों को काली घाट शैली के चित्रकार कहा गया। इसी प्रकार से तंजौर है, उड़ीसा है, ठीक है, कई सारे स्थान हैं जहां पर इस प्रकार की चित्रकारी और चित्रकार कार्य थे, उनकी अपनी शैलियां थी और वो उस नाम से जाने जाते थे, जो उस समय चल रही कंपनी शैली या पटना शैली से भिन्न थी, इसलिए उसको वहां पर पढ़ते हैं। कला विद्यालयों की चर्चा आपसे होगी भाग फर्स्ट में, और संग्रहालय और दीर्घाओं की बात आपसे यहाँ पर होगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है, संग्रहालय और दीर्घाओं की बात इसलिए आपसे पहले की जा रही है क्योंकि आगे जो भाग 2 होगा या भाग 3 या जो भी मतलब पार्ट आपका चलेगा, ठीक है, उसमें जो चित्रकार आएंगे, चित्रकारों के चित्र किस संग्रहालय में रखे हैं, किस दीर्घा में रखे हैं, कहाँ क्या रखे हैं, तो ये सब चीजों की आवश्यकता वहां पर पढ़ने वाली है, इसलिए इस चीज को पहले पढ़ लेते हैं। किस विद्यालय से किस चित्रकार ने शिक्षा ली, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। किस चित्रकार ने कहाँ पे शिक्षण कार्य किया, कहाँ का वो प्राचार्य रहा, कहाँ का अध्यापक रहा, तो इसलिए पहले विद्यालयों को पढ़ लेंगे, इसलिए चीजों को पहले पढ़ लेंगे, ताकि जब आगे इनकी आवश्यकता पड़े तब हमें ये बीच में बताना ना पड़े कि जो कोलकाता आर्ट कॉलेज था उसकी स्थापना किसने की थी, कब स्थापित हुआ था, क्या नाम पहले था, बाद में क्या नाम हुआ, पहला प्राचार्य कौन सा, पहला भारतीय प्राचार्य कौन सा, वर्तमान में कौन सा प्राचार्य है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मन में ना उठें, इसलिए ये चीजें हम पहले पढ़ लेंगे, क्योंकि इनकी आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनको पहले पढ़ेंगे। ठीक, भाग फर्स्ट में इतना आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं भाग 2 की। भाग 2 को हमने जिस तरह से बांट रखा है,
भाग 2 को हमने इस तरह से बांट रखा है, ठीक है। भाग 2 को हमने केवल और केवल भाग 2 को हम इस तरह से बांटे हैं कि 1943 या 1940 या कोलकाता ग्रुप, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि यंग तुर्कस ग्रुप से पहले, ठीक है, यंग तुर्कस ग्रुप से पहले, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि भारतीय पुनरुत्थान काल, ठीक है, भारतीय पुनरुत्थान काल, ये जो दौर था इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाग 2 में हम जितने टॉपिकों पर चर्चा आपसे करने वाले हैं, नंबर 1 भारतीय पुनरुत्थान काल, भारतीय पुनरुत्थान काल। अब पुनरुत्थान काल का मतलब क्या होता है ये तो सभी को पता होगा। पुनरुत्थान काल का मतलब है फिर से जागना, या सोया हुआ जो सो जाता है उसको जगाना पड़ता है। पुनरुत्थान, या इसको रेनेसा भी बोला जाता है, पुनरुत्थान कह लें, पुनर्जागरण कह लें, पुनर्जागरण, पुनः जागना, यानी कि जो चीज एक बार सो गई हो उसको फिर से जगाने का कार्य जो करता है, या जिस समय होता है या जिस टाइम पीरियड में होता है, उसको पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। कैसे इस शब्द की जरूरत कैसे आई, या इस टॉपिक की चर्चा यहाँ पर आपसे क्यों हुई, क्योंकि ऊपर के टॉपिकों को आप ध्यान से समझिए, ऊपर के टॉपिकों को आप ध्यान से समझिए कि आप पढ़ चुके हैं कि मुगल काल से यूरोपीय चित्रकला, यूरोपीय का मतलब है विदेशी, विदेशी चित्र, विदेशी विशेषताएं या विदेशी चित्रों के टेक्निक्स या विदेशी जो भी चित्रकार थे उनका इफेक्ट भारतीय कलाकारों पर आने लगा था। ये इफेक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया, ये इफेक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो भारतीय विशेषताएं थी, यानी कि जो हमारे जो भारत की वास्तविक चित्रकारी थी, जो विषय थे, टेक्निक्स थी, माध्यम थी, वो सारे के सारे खत्म होने लगे थे और विदेशी टेक्निक्स, माध्यम, विषय ये सब हावी होने लगे थे। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि अंग्रेजी या अंग्रेजों के आने से भारतीय जो चित्रकला थी वो लगभग समाप्त होने की स्थिति में थी, या खत्म हो रही थी, या वेंटिलेटर पर थी, ऐसे आप समझ लीजिए इस चीज को, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। कंपनी शैली, भारतीय कलाकार यहाँ पर थे तो जरूर भारतीय कलाकार, लेकिन ये विषय इनके अपने थे, लेकिन इनकी टेक्निक्स, माध्यम जो कुछ भी था वो सब विदेशी परंपरा पर आधारित था। तो इसलिए अपनी जो भारतीय मूल विशेषताएं इन चित्रकारों के भीतर थी वो खत्म हो चुकी थी या समाप्त होने की स्थिति पे थी। आप इस तरह से इस बात को समझ लीजिए। उसी टेक्निक में राजा रविवर्मा का नाम आता है। राजा रविवर्मा को कंपनी शैली का चित्रकार कहा जाता है, या इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं कि राजा वर्मा की चित्रण तकनीक क्या थी, तो विदेशी थी, पाश्चात्य थी, यूरोपीय थी। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं या उसका उत्तर देते हैं, लेकिन विषय इनके क्या थे, भारतीय थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो इन पर भी क्या था, टेक्निक विदेशी थी, यानी कि भारतीय विशेषताएं इनके में भी थोड़ी बहुत बची, बस विषय मात्र थे इनके चित्रों में, या इनके अंदर केवल विषय भारतीय थे, बाकी सारी की सारी जो चीजें थी वो सारी की सारी यूरोपीय थी, विदेशी थी। इसलिए इनके अंदर भी लगभग भारतीय जो विशेषताएं लगभग खत्म थी, बस विषय मात्र ही ये भारतीय ले रहे थे, बाकी सारी की सारी चीजें विदेशी परंपरा पर थी। इधर क्षेत्रीय शैलियों ने थोड़ा बहुत भारतीय चित्रकारी को जीवित रखा था, लेकिन अंग्रेजों का आधिपत्य इतना हो जाने के कारण हुआ कि इनके ये चित्रकार भी जो थे, इनके अंदर की भी भारतीय विशेषताएं समाप्त होने लगी थी। यानी कि कुल मिला के फिर आगे कला विद्यालय भी स्थापित हो गए अंग्रेजों के द्वारा। कला विद्यालय जो स्थापित हुए, जो अंग्रेजों के समय जो आर्ट विद्यालय स्थापित हुए, उन आर्ट विद्यालयों में जो सिलेबस लागू किया गया वो भी विदेशी पद्धति वाला लागू किया गया था, या यूरोपीय जो अध्यापक थे उन्होंने विदेशी पाठ्यक्रम को अपने विद्यालयों में लागू किया, और विदेशी परंपरा पर भारतीय, मतलब अब जब विद्यालय भारत में थे तो यहाँ पर एडमिशन लेने वाले बच्चे भी भारतीय होंगे, तो यानी कि उनको अब विद्यालयों में भी यूरोपीय चित्रकारी की शिक्षा दी जा रही थी, और भारतीय जो चित्रकारी थी उसको तुच्छ बताया जा रहा था। पीछे आप पढ़ भी चुके होंगे कि 1835 में मैकाले ने एक शोध दिया था। मैकाले ने कहा था कि अगर भारत को गुलाम बनाना है तो उसकी शिक्षा और संस्कृति पर वार करना होगा, तब जाकर के वो गुलाम बनेगा, इतना मजबूत देश है। अंग्रेजों ने वही नीति अपनाई। आपको यानी कि पीछे की पीढ़ी, तो वो जान चुके थे कि पीछे की पीढ़ी बहुत मजबूत है, उसको सुधारना बड़ा कठिन काम है। फिलहाल उन्होंने जो पीछे की पीढ़ी थी उसको तो गुलाम बना के ही रखा था, और वो इस बात पे भी काम कर रहे थे कि जो आने वाली पीढ़ी है अगर उसको पहले से ही अपनी विशेषताएं अपनी चीजें हम रोज थोपते चलेंगे, रोज बताते होंगे कि हमारे चित्रकार इतने अच्छे हैं या हमारे यहाँ की चित्रकला इतनी अच्छी है, तो ये अपने वहां की चीजों से
नफरत करने लगेंगे। और ये फंडा आज भी चलता है कि अगर आपको किसी के बारे में गलत फहमी बतानी हो तो उसके बारे में रोज बताओ, रोज उल्टा सीधा बताओगे तो एक ना एक दिन वो इंसान उस व्यक्ति से, ठीक है, गलत बर्ताव जरूर करने लगेगा। तो ये बात समझनी चाहिए। यही कार्य उस समय भारतीय कलाकारों के साथ हुआ या जो भी शिष्य थे उनके साथ हुआ। तो इन चीजों को हम समझते हैं वहां पर। संग्रहालय, कुछ भारतीय कुछ अंग्रेजों के संग्रहालयों में तो चित्र रखे जाते थे या जो भी पुरातत्व सामग्रियां उस समय मिल रही थी उनको सुरक्षित रखने के लिए स्थापित किए गए थे। लेकिन विद्यालयों का मेन उद्देश्य यही था कि जो यूरोपीय शिक्षा पद्धति थी उसको कहीं ना कहीं लागू करना था। ठीक है, तो लगातार विदेशी परंपरा या लगातार विदेशी चित्रण पद्धति भारतीय चित्रकारों के ऊपर थोपी जा रही थी। अर्थात भारतीय चित्रकार जो थे या भारतीय कलाकार जो थे वो अपनी मूल विशेषताएं खो रहे थे। ठीक है, उनके अंदर जो भारतीय विशेषताएं थी वो लगभग धीरे धीरे समाप्त हो चुकी थी या समाप्त हो गई थी। ठीक है, इसी चीजों को हम यहाँ पर इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं कि भारतीय पुनरुत्थान काल, भारतीय कला का पुनरुत्थान काल कैसे हुआ, उस चीज को हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके माध्यम से हुआ? ईवी हेवेल के माध्यम से हुआ। चर्चा आपसे कल इस पे विधिवत होगी। ईवी हेवेल के माध्यम से भारतीय पुनरुत्थान काल की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि एक पॉइंट लिखा मिलता है कि 19वीं सदी के अंत में भारतीय चित्रकला जब अपने अस्तित्व को छोड़ देने के कगार पर थी, तभी एक अंग्रेज अध्यापक आता है, कलाकार अध्यापक आता है, शिक्षक आता है, जो भारत में आया और भारतीय शिक्षा व्यवस्था या भारतीय आर्टिस्टों को जब विदेशी टेक्निक में काम करते हुए देखा तो उसने इस बात को समझा, क्योंकि उस ईवी हेवेल के भीतर कहीं ना कहीं भारतीय चित्रकला के प्रति लगाव था या प्रेम होगा, जिसकी वजह से ईवी हेवेल ने भारतीय कलाकारों से ये बात कही कि आप विदेशी चित्रकला के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि विदेशी चित्रकारों की तुलना आप नहीं कर सकते हैं। और ये बात सच भी है, थोड़ी माननी भी पड़ेगी। और उन्होंने ये बात इसलिए समझाई क्योंकि वो जानते थे और हम लोगों को समझाना भी चाहते थे कि अगर मोनालिसा विंची ने बना दी है, मैं बार बार एग्जांपल यही देता हूं कि मोनालिसा अगर एक बार बन गई तो फिर चाहे 50 आर्टिस्ट मोनालिसा बना दे, लेकिन जो महत्ता विंची की मोनालिसा को मिलेगा वो आपके द्वारा बनाई गई मोनालिसा पेंटिंग को महत्ता नहीं मिलेगी। यही बात ईवी हेवेल ने भारतीय कलाकारों को समझाई और उनसे आग्रह किया कि आप विदेशी परंपरा को छोड़ दीजिए या विदेशी चित्रों की नकल करना छोड़ दीजिए, आपके अंदर अपनी विशेषताओं को ढंढोलिए। यानी कि आज के वहां भी अजंता, एलोरा, बाग, बादामी, राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल शैलियों में जो कार्य हुआ है उन पर ध्यान दीजिए और उनको देखिए, पहचानिए, उनसे कुछ सीखिए और नए चित्रों का सृजन कीजिए। तो इस प्रकार की बातों को जब उसने भारतीय कलाकारों के सामने रखा, तब जाकर के भारतीय कलाकार जो सोए हुए थे वो फिर से जागे। और ये जो जगने जगाने का जो कार्य हुआ, ठीक है, ये 1895 से शुरू होता है और 1920 25, ठीक है, तक चलता रहता है। 20, 25, 30, 35 तक चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि शास्त्र निकेतन, व्यक्त कलाकार और बंगाल शैली, परंपरावादी कलाकार, ये सारे के सारे टॉपिक भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे। तो 95 से कार्य शुरू हो जाता है और लगभग 20-25 साल तक चलता है। तो ये जो टाइम पीरियड रहा, इसको भारतीय पुनरुत्थान काल के नाम से जाना जाता है, संबोधित किया जाता है। भारत की वास्तविक आधुनिक कला की नींव इसी पुनरुत्थान काल से पड़ती है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग कल चर्चा विधिवत तरीके से करेंगे। भारतीय पुनरुत्थान काल पहला टॉपिक पढ़ेंगे। पुनरुत्थान काल कैसे शुरू हुआ, भारत में जो कला थी उसका पुनरुत्थान काल कैसे प्रारंभ हुआ, किसके प्रयासों से, किसने ईवी हेवेल की बातों को ध्यान दिया या ईवी हेवेल के समर्थन में कौन कौन से विद्वान या इतिहासकार आए, इन सब की चर्चा कल आपसे करेंगे। दूसरा जो पार्ट इसमें होगा, पुनरुत्थान कालीन चित्रकला शैली। पुनरुत्थान कालीन यानी कि पुनरुत्थान काल हुआ और उस समय जो एक चित्रकला शैली जन्मी, उसका क्या नाम था? भारतीय पुनरुत्थान कालीन चित्रकला शैली। चित्रकला शैली कौन सी शैली थी? बंगाल शैली। बंगाल शैली, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे या कहीं ना कहीं नाम सुने होंगे कि बंगाल शैली को पुनरुत्थान शैली, पुनर्जागरण शैली, ठाकुर शैली, वास शैली, कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन पहले हमें चीजों को समझना होगा कि पुनरुत्थान काल ये क्या है,
किसके प्रयासों से पुनरुत्थान काल हुआ, और पुनरुत्थान काल जब हुआ तो पुनरुत्थान कालीन चित्रकला की शैली क्या रही, चित्रकला की शैली क्या रही। हर क्षेत्र में पुनरुत्थान काल उस समय हुआ, हिंदी के क्षेत्र में हुआ, ठीक है, इधर फाइन आर्ट के क्षेत्र में हुआ, संगीत के क्षेत्र में हुआ, साहित्य के क्षेत्र में हुआ, हर क्षेत्र में हुआ। तो हम चूंकि फाइन आर्ट के विद्यार्थी हैं तो हम अपनी आर्ट से संबंधित चीजों को समझेंगे। पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, पहले पुनरुत्थान काल, कि भारत में पुनरुत्थान काल कैसे हुआ, कौन कौन से विद्वान इसके समर्थन में आए, और पुनरुत्थान काल किसके प्रयासों से हुआ, उसको हम इस हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे ईवी हेवल के प्रयासों से पुनरुत्थान काल भारत में शुरू होता है, तो ईवी हेवल के बारे में चर्चा यहाँ पर कर लेंगे। फिर बात करेंगे दूसरी हेडिंग कि पुनरुत्थान कालीन चित्रकला शैली, यानी कि बंगाल शैली, यानी कि अब हम आगे बंगाल शैली के बारे में पढ़ेंगे हम लोग चलते। ठीक है, ये हेडिंग पूरी पड़ेगी। दूसरी हेडिंग जो पड़ेगी, या दूसरा जो टॉपिक आपका होगा भाग 2 में, जो दूसरा टॉपिक आपका होगा पुनरुत्थान कालीन चित्रकला शैली, यानी कि बंगाल शैली। बंगाल शैली में कई सारे कलाकारों को हम लोग पढ़ेंगे। अब कल जिन कलाकारों के बारे में हमें बंगाल शैली में, जिन कलाकार बंगाल शैली के अंतर्गत जिन आर्टिस्टों को हमें पढ़ना होगा, उनकी लिस्ट हम कल आपको देंगे, डेट वाइज लिस्ट देंगे। ठीक है, डेट वाइज 1871 से शुरू करेंगे, 75 की बात करेंगे, 1871, 75, 82, इस प्रकार से जितने भी आर्टिस्ट बंगाल शैली में थे या जो अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य रहे। अब बंगाल शैली की स्थापना अवनींद्रनाथ ठाकुर करते हैं, अवनींद्रनाथ ठाकुर करते हैं, तो अवनींद्रनाथ ठाकुर की शिष्य परंपरा तैयार होगी। और यही जो शिष्य परंपरा है, यही जो शिष्य परंपरा है, ये भारत में जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित आर्ट विद्यालय थे, कला विद्यालय थे, वहां पर जो अंग्रेज शिक्षक थे उनको हटाया गया और इन आर्टिस्टों को इन विद्यालयों में भेजा गया और भारतीय विषयों को लागू किया गया, ताकि भारत की जो चित्रकारी थी, भारत का जो दौर था, ठीक है, कि भारत में क्या क्या था, भारतीय चित्र जो अजंता एलोरा बाग बादामी में जो कुछ चित्रित था, उसके बारे में इन लोगों ने आने वाले पीढ़ी या आने वाले बच्चों को इस चीज के बारे में पढ़ाना शुरू किया। इस प्रकार से भारतीय विद्यालयों से यूरोपीय टेक्निक का समापन होने लगा और भारतीय विशेषताएं एक बार फिर से स्थापित होने लगी। इस चीजों, ये जो प्रक्रिया कही जाती है, ये जो चीज होती है, उसको पुनरुत्थान कहते हैं। ठीक है, या उसको पुनर्जागरण कहते हैं, कि जो चीज एक बार सो चुकी थी उसको फिर से जगाने का काम बंगाल शैली के कलाकारों ने किया। ये हेडिंग हम इसके अंतर्गत ये चीज पढ़ेंगे चल के। यहाँ तक कंफर्म हो गया होगा। आगे की बात करते हैं। भाग 2 में आगे के टॉपिक कौन कौन से होंगे उन पे पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। भाग 2 हम सिलेबस पे चर्चा आपसे करते रहेंगे। जिस दिन सिलेबस पे चर्चा आपसे हो जाएगी उसके जस्ट बाद आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। जितना आज हो पाएगा उतना करेंगे और उसके बाद फिर कल 2 हो चुका था, तीसरा भाग 2 के अंतर्गत हम जिस हेडिंग को पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक को पढ़ेंगे, भाग 3 में पढ़ेंगे हम विरक्त कलाकार। विरक्त कलाकार पढ़ते हैं, या इसको हम नई दिशाएं भी कहते हैं, नई दिशाएं, या इसको बंगाल शैली के विरक्त कलाकार, बंगाल शैली से हटकर कार्य करने वाले कलाकार। ये हेडिंग क्यों है, ये टॉपिक आपका क्यों है? कौन से ऐसे आर्टिस्ट होंगे जो जिस समय बंगाल शैली इतनी चरम अवस्था पर चल रही थी, एक हम स्वर्ण युग कह सकते हैं, या एक ऐसा दौर कह सकते हैं कि पूरा भारत बंगाल शैली में रंगा हुआ था, पूरा भारत। उस समय ये कौन से वे आर्टिस्ट थे जो बंगाल शैली से हटकर कार्य कर रहे थे, यानी कि बंगाल शैली से इतर कार्य कर रहे थे। उनका बंगाल से वो रहे पश्चिम बंगाल में ही, कुछ कलाकार पश्चिम बंगाल में ही रहे, कुछ तो अवनींद्रनाथ ठाकुर के चाचा या भाई भी थे, लेकिन उन्होंने बंगाल शैली को ना अपनाते हुए भिन्न तरीके की टेक्निक, माध्यम और विषयों को उन्होंने चुना और उन पर कार्य किया। यानी कि उनका बंगाल शैली से कोई लेना देना नहीं था। और जिस समय एक तरफ बंगाल शैली चल रही थी, उसी तरफ दूसरी साइड में ये अलग टाइप के आर्टिस्ट थे जो बंगाल शैली की एक हवा भारत में चल रही थी, उस हवा से बच करके नए प्रकार के चित्रों का निर्माण कर रहे थे। इनमें कौन कौन से आर्टिस्ट होंगे?
इनमें जो आर्टिस्ट होंगे उनमें हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे, 1861 के रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे, ठीक है। इसमें हम यामिनी राय की बात करेंगे, इसमें हम निकोलस रोरिक की बात करेंगे, इसमें हम यामिनी राय की बात करेंगे, इसमें हम अमृता शेरगिल की बात करेंगे, इसमें हम वाटरलिंग होमर की बात करेंगे, इसमें हम जैनुल आबदीन की बात करेंगे। तो इस प्रकार के ये जो कलाकार थे, ये जो आर्टिस्ट थे, ये बंगाल शैली से हटकर कार्य कर रहे थे। मुख्यतः 4 कलाकारों का जिक्र इसमें किया जाता है इस हेडिंग के अंतर्गत। नई दिशाएं कह लें या विरक्त आर्टिस्ट बोल लें या बंगाल शैली से हट कर कार्य करने वाले कलाकार बोल लें, ठीक है। इनमें मुख्यतः 4 आर्टिस्टों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि हम 8 या 10 आर्टिस्ट लिखवाते हैं, लेकिन 4 कलाकार मुख्य रूप से आपको तैयार करने पड़ते हैं। एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, यामिनी राय और निकोलस रोरी। 5 कलाकार, ये 5 जो आर्टिस्ट हैं ये आपको विधिवत तरीके से पढ़ने पड़ते हैं। ये वे कलाकार हैं जिनका बंगाल शैली से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि बंगाल शैली उस समय भारत में अपनी चरम अवस्था पर थी और इस प्रकार इस बड़े आंदोलन से बचते हुए ये जो आर्टिस्ट थे ये विभिन्न माध्यमों, विभिन्न प्रकार के विषयों, विभिन्न प्रकार की तकनीकों में प्रयोग करते हुए अपने चित्र सृजन कर रहे थे, ठीक है। ये हेडिंग हो गई। चौथी हेडिंग इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि बंगाल शैली की परंपरा में कार्य करने वाले कलाकार, परंपरा में कार्य करने वाले कलाकार। इसमें उन कलाकारों को हम लोग पढ़ेंगे। कल इसमें हेडिंग वाइज भी आपको बताएंगे कि किस हेडिंग के अंतर्गत हम कितने कलाकारों को पढ़ेंगे, वो तो चर्चा आपसे होगी। इस हेडिंग के अंतर्गत क्या हम पढ़ते हैं कि बंगाल शैली की परंपरा में कार्य करने वाले कलाकार। एक तो वे कलाकार थे जो बंगाल शैली से जुड़े हुए थे, यानी कि जिन्होंने बंगाल शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। अब हम इस हेडिंग के अंतर्गत उन कलाकारों की बात करेंगे जो बंगाल शैली से प्रभावित हो करके वाश टेक्निक में चित्रों का निर्माण किए थे, ठीक है। इनमें 2 प्रकार के कलाकार शामिल किए जाते हैं। एक तो वे कलाकार जो अवनीन्द्र नाथ ठाकुर के शिष्यों से शिक्षा लेते हैं, यानी कि हम इस तरह से इस बात को समझते हैं कि इसमें एक तो वे आर्टिस्ट होंगे, पहले उन आर्टिस्टों पे बात आपसे हो जाती है जो अवनीन्द्र नाथ ठाकुर से शिक्षा न लेकर के बंगाल शैली के बारे में पढ़ करके या सुन करके या उनके चित्रों को देख करके वाश टेक्निक में प्रयोग करते हैं और उसमें फिर वाश शैली के चित्र बनाते हैं। वे आर्टिस्ट, एक तो वे आर्टिस्ट इसमें आएंगे, दूसरे वे आर्टिस्ट आएंगे। इनको हम बांट लेते हैं यहाँ पर। देखिए कैसे कि इसमें वे आर्टिस्ट शामिल होंगे कि अवनीन्द्र नाथ ठाकुर या उनके किसी शिष्य से बिना शिक्षा लिए हुए वाश शैली से प्रभावित हो करके चित्र बनाते हैं। ऐसे आर्टिस्टों को परंपरावादी कलाकार या बंगाल शैली की परंपरा में कार्य करने वाले कलाकार तो कहते हैं। नंबर 1 क्या होगा, अवनीन्द्र नाथ या उनके शिष्यों से बिना शिक्षा लिए वाश शैली में कार्य किया, वे कलाकार शामिल होंगे। दूसरे वे कलाकार होंगे जो अवनीन्द्र नाथ ठाकुर से डायरेक्ट शिक्षा न लेकर के उनके शिष्यों से शिक्षा लेते हैं और बंगाल शैली के बारे में जानते हैं या बंगाल शैली की टेक्निक सीखते हैं और फिर बंगाल शैली यानी कि वाश शैली में कार्य करते हैं, ठीक है। तो वे आर्टिस्टों को इसमें शामिल करते हैं। इनमें हम किन किन आर्टिस्टों को शामिल होंगे, इनमें से कौन कौन से आर्टिस्ट शामिल होंगे, ठीक है। इनमें जैसे सुधीर रंजन खासगीर होंगे इसमें, ठीक है। सुधीर रंजन खास की बात करेंगे, चुगताई की बात आपसे होगी, ठीक है, और राम गोपाल विजयवर्गीय की बात होगी, ठीक है। तो इस प्रकार के कलाकारों की बात आपसे इस टॉपिक के अंतर्गत होगी। कल इसमें विधिवत आपको हम लिखवा देंगे कि कौन से आर्टिस्ट ऐसे थे जो अवनीन्द्र नाथ या उनके शिष्यों से, यानी कि अवनीन्द्र नाथ ठाकुर से भी शिक्षा ना ली हो उन्होंने और उनके शिष्यों से भी शिक्षा ना ली हो, ऐसे ही बंगाल शैली के बारे में सुन करके, देख करके, पढ़ने के पश्चात
वाद शैली में प्रयोग किए हों और उस टेक्निक में चित्र बनाए हों, उन कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, उन आर्टिस्टों को पढ़ते हैं जो अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों से शिक्षा लेते हैं, यानी कि वाद शैली की वो शिक्षा लेते हैं। वे भी कलाकार डायरेक्ट अवनींद्रनाथ ठाकुर से शिक्षा लेने नहीं जाते हैं, उनके शिष्यों से, यानी कि अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा जो तैयार किए गए शिष्य भारत के विभिन्न विद्यालयों में भेजे गए, उन विद्यालयों में उनके जो शिष्य बने, यानी कि आशिष इनको हालदार जी को लखनऊ जब भेजा गया तो लखनऊ में इनके कुछ शिष्य बने होंगे। हालदार जी ने वाद शैली के जो गुण सीखे अपने शिष्यों को गुण दिए होंगे। तो हालदार के जो शिष्य तैयार हुए उन्होंने वाद टेक्निक में कार्य किया। ठीक है, तो ऐसे कलाकारों को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, बंगाल शैली की परंपरा में कार्य करने वाले कार। ठीक है, उसको इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। यह आपकी चौथी हेडिंग हो गई भाग 2 की। ठीक है, इसमें हम 5वीं एक हेडिंग और पढ़ेंगे, नव बंगाल शैली पढ़ते हैं। नव बंगाल शैली, एक तो बंगाल शैली आपने पढ़ी, अब पढ़ते हैं नव बंगाल शैली, या इसको हम कहते हैं कि शांत निकेतन के कलाकार। शांत निकेतन के कलाकार। और नव बंगाल शैली का जन्मदाता कौन था? नंदलाल, नंदलाल बोस। एक पॉइंट पढ़ेंगे। इनमें हम कई सारे आर्टिस्टों को पढ़ते हैं, जैसे धीरेन्द्र कुमार देव बर्मन हैं, उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण देव बर्मन, मनीन्द्र भूषण गुप्ता को पढ़ते हैं। बीबी मुखर्जी हैं, ठीक है, और ये बैज साहब हैं, रामकिंकर बैज को पढ़ते हैं। ठीक है, कई सारे कलाकार हैं इसमें। ठीक है, बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन मुख्यतः 4-5 कलाकारों को इसमें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जिनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, तो ये बात ध्यान रखें। भाग 2 के ये आपके 5 टॉपिक हैं। भाग 2 में हम ये 5 टॉपिक के अंतर्गत हम कलाकारों को पढ़ेंगे। इस प्रकार से भाग 2 को समाप्त करेंगे। अब बात करते हैं भाग 3 की। भाग 3 में, भाग 3, ठीक है, भाग 3 को हम इस तरह से बांटते हैं। भारत के प्रमुख कला ग्रुप, प्रमुख कला ग्रुप, हम भाग 3 को इस तरह से बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप भारत में स्थापित हुए, उन ग्रुपों में कौन कौन से कलाकारों ने कार्य किया। तो पहले हम ग्रुप की बात होगी आपसे, कौन सा ग्रुप कब स्थापित हुआ उस डेट के बारे में बात करेंगे, कौन सा ग्रुप कहाँ स्थापित हुआ उस जगह की बात करेंगे, और ग्रुप कैसे स्थापित हुआ उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। कल ग्रुप वाइज कलाकारों की लिस्ट आपको हम दे देंगे, यहीं पर समझा देंगे कि इस ग्रुप के भीतर इतने कलाकारों को पढ़ना है। ठीक है, कोलकाता ग्रुप के भीतर इतने कलाकारों को पढ़ना है। एक ग्रुप 43 श्रीलंका में स्थापित हुआ था, उसके बारे में, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में एक आर्टिस्ट पूछा जाता है, कोई नाम बता सकता है? जैनुलाब्दीन श्रीलंका का था कि बांग्लादेश का था? जैनुलाब्दीन वो में 43 गुलाब था शायद। कौन था? जॉर्ज कीट। जॉर्ज कीट था। ठीक है, तो जॉर्ज कीट को पढ़ लेते इस प्रकार से। हालांकि श्रीलंका वाले ग्रुप 43 की चर्चा बहुत कम की जाती है। वो जब भी एक ही बार वो जब भी आएगा बस इतना आएगा कि श्रीलंका में ग्रुप 43 की स्थापना किसने की थी, तो जॉर्ज कीट ने की थी। वो अलग का क्वेश्चन है, वो वहां पर पूछा जाएगा। यहाँ पर हम मुख्य मुख्य ग्रुपों की बात आपसे करेंगे। ठीक है, इसमें हम ऐसे ग्रुपों, इसमें हम मुख्य मुख्य ग्रुपों के नाम लिखेंगे और उन ग्रुपों की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई, इतनी सी बात इसके अंतर्गत उन पे बात करने वाले हैं। कल जब आपसे बात होगी तो प्रत्येक हेडिंग के अंतर्गत कौन कौन कलाकारों को पढ़ेंगे, किन किन कलाकारों को पढ़ेंगे, उन पे आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो भाग 3 में देखते हैं। भाग 3 में देखते हैं, सबसे पहले हम जिस ग्रुप को पढ़ते हैं, नंबर 1 यंग तुर्कस। 1937 ईस्वी में स्थापित हुआ। कहाँ? मुंबई में। 1937 में मुंबई में स्थापित हुआ है। यंग तुर्कस के मात्र एक कलाकार को हम विधिवत तरीके से पढ़ते हैं,
एक कलाकार को विधिवत तरीके से पढ़ते हैं जिसका नाम है पीटी रेड्डी, पाकल तिरुमल रेड्डी को पढ़ते हैं। बाकी इसमें 6 कलाकार हैं जिनमें से 5 स्थापना के दौरान मौजूद थे और एक बाद में जुड़ा। ठीक है, उन पर चर्चा आपसे कल करनी है। दूसरा जिस ग्रुप को यहाँ पर हम पढ़ते हैं, कलकत्ता ग्रुप को पढ़ते हैं। कलकत्ता ग्रुप, इसको भी ग्रुप 43 कह दिया जाता है क्योंकि इसकी स्थापना 1943 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में हुई थी, किसने की थी? प्रदोष दास गुप्ता ने। किसने की थी? पीडी गुप्ता ने। क्यों कलकत्ता ग्रुप आया, कैसे आया? कि जिस पश्चिम बंगाल में, जिस पश्चिम बंगाल में बंगाल शैली जैसा कला आंदोलन चल रहा हो, वहां इस प्रकार के आंदोलन ग्रुप का आना कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई घटना या रीजन जरूर रहा होगा। क्या रीजन रहा होगा, थोड़ा सा समझते हैं उसके बारे में। 1943 ये जो डेट है, कहते हैं कि इस समय बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था। इस समय बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था, ठीक है। और बंगाल शैली के आर्टिस्ट देवी देवताओं या भारतीय पौराणिक कहानियां, स्टोरीज, कथाएं इनमें लिप्त थे। तो इन कलाकारों ने ये कहा कि आप लोग देवी देवताओं के चित्रण में व्यस्त हैं, बंगाल में या कोलकाता में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, लोग मर रहे हैं और किस प्रकार से लोग जीवित हैं। प्रीति माइक बंद कर लीजिए, आवाज डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, ग्रुप 43 की स्थापना, ठीक है, क्यों हुई? बंगाल शैली के विरोध में इस ग्रुप की स्थापना होती है। बात ध्यान रखिए, बंगाल शैली के विरोध में या बंगाल शैली के कलाकारों के विरोध में इस ग्रुप की स्थापना होती है, क्योंकि इन आर्टिस्टों का कहना था कि जिस त्रासदी की वजह से ठीक है, बंगाल में इतने कलाकारों की मृत्यु हो गई, सॉरी कलाकार नहीं, वहाँ की जो पब्लिक थी, जनता थी, भुखमरी के मारे समाप्त हो रही थी, मर रही थी, ठीक है, लाशें चील कौवे खा रहे थे। तो इस प्रकार के दृश्यों से ये जो आर्टिस्ट थे, ये कहीं ना कहीं इतने ज्यादा दुखी हो गए थे। तो उन्होंने बंगाल शैली के कलाकार या उस समय जो कलाकार इस प्रकार के देवी देवताओं के चित्रण में व्यस्त थे, उनसे इन लोगों ने आग्रह किया कि आप इस प्रकार की घटनाओं का चित्रण करें। ठीक है, इनमें जो कलाकार शामिल होते हैं, स्थापना के दौरान 8 आर्टिस्ट शामिल होते हैं, उसके बाद में कुछ और बाद में जुड़ते हैं, अवनी सेन वगैरह, ठीक है, सुनील माधव सेन और गोवर्धन एस जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट इसमें बाद में जुड़ते हैं, जिनकी संख्या 12 हो जाती है, 16 तक पहुंच जाती है, लेकिन 8 स्थापना के दौरान थे। 6 आर्टिस्टों को मुख्य रूप से पढ़ते हैं, पीडी गुप्ता, ठीक है, गोपाल घोष, नीरज मजूमदार, रथीन मित्रा, पारितोष सेन और एक और है हेमंत मिश्रा। ठीक है, 6 कलाकारों को हम विधिवत तरीके से यहाँ पर पढ़ते हैं, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद तीसरा ग्रुप जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तीसरा ग्रुप जो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा होगा ग्रुप? ग्रुप पैड ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा? पैड ग्रुप। स्थापना कब होती है? 1947 या 48। कोई 47 बताएगा, कोई 48 बताएगा। ठीक है, कहाँ होती है? मुंबई में। कहाँ होती है? मुंबई में। सारे के सारे रीजनों पे आपसे बात होगी, क्लास में आपसे हर एक ग्रुप पे चर्चा करेंगे कि कौन सा ग्रुप किस प्रकार से कहाँ स्थापित किया गया, कैसे स्थापित हुआ, उसके पीछे रीजन क्या थे, इन सब चीजों के बारे में चर्चा आपसे क्लास के दौरान करेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट देखिए, चौथा है जो ग्रुप हम यहाँ पर पढ़ते हैं, पा, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन, पा। कब स्थापित होता है? 1949 में। नहीं, 1949 नहीं है, पा ग्रुप 1948 में। हाँ, 1948 में। 1948 ईस्वी में स्थापित होता है। कहाँ? श्रीनगर। श्रीनगर। 3 कलाकारों को हम विधिवत तरीके से यहाँ पर पढ़ते हैं। 3 कलाकारों को पीएन काचरू, त्रिलोकल और एसएन भट्ट, 3 कलाकारों को विधिवत तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में कुछ समय के पश्चात एक कलाकार और जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे जीआर संतोष। जीआर संतोष इसमें बाद में जुड़ जाते हैं, तो वो फिर उनकी भी चर्चा इसमें की जाने लगती है। पांचवा जो ग्रुप होगा, ठीक है, दिल्ली शिल्पी चक्र।
दिल्ली शिल्पी चक्र, ये ग्रुप क्यों स्थापित हुआ, कैसे स्थापित हुआ, इसके बारे में भी चर्चा आपसे करेंगे। 25 मार्च 1949 कहाँ स्थापित किया गया, दिल्ली में। ठीक है, ये ध्यान रखें, इस पर चर्चा आपसे करेंगे। छठा पॉइंट, छठा जो टॉपिक आपका होगा भाग 3 में, जो छठा टॉपिक आपका होगा 1949 की बात हो गई। अब बात करते हैं 1956 की, यानी कि बॉम्बे नहीं बड़ौदा ग्रुप। बड़ौदा ग्रुप 1956 में स्थापित होता है बड़ौदा गुजरात में। ठीक, उसके बाद 7वां टॉपिक जो आपका होगा बॉम्बे ग्रुप होगा। क्या होगा, बॉम्बे ग्रुप कहाँ स्थापित होता है, 1957 में मुंबई में। कहाँ स्थापित होता है, मुंबई में। पैक ग्रुप का छोटा भाई कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, पैक ग्रुप का छोटा भाई इसको आप कह सकते हैं। बॉम्बे ग्रुप को कहा भी जाता है कि पैक ग्रुप का छोटा भाई कौन सा था, तो बॉम्बे ग्रुप था, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया। उसके बाद 8वां जो टॉपिक इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं 1957 हो गया। और उसके बाद एक ग्रुप आता है, उसके बाद एक ग्रुप आता है 58 के बाद 62 या 63, ग्रुप 1890। सर एक चोल मंडल भी तो आता है। ग्रुप, हाँ 66, चोला मंडल कब है, 66 में है ना सर, वो उसके इसके आगे बाद आएगा। ग्रुप 1890, ग्रुप 1890, 1962, अलग अलग डेट मिलती है 1963। अब इसकी दिक्कत ये है, इसकी स्थापना आपसे जब पूछे तो भावनगर गुजरात बताइए, भावनगर गुजरात। ना ऑप्शन में हो तो दिल्ली लगाइए। पहले इसकी स्थापना हो जाती है गुजरात में, भावनगर गुजरात में ज्योति पांड्या के मकान नंबर या ज्योति पांड्या के मकान या घर पर इस ग्रुप की बैठक होती है। क्यों ये ग्रुप स्थापित हुआ, उसके रीजन क्या है, चर्चा आपसे जरूर होगी, ये ध्यान रखें। कहा जाता है कि ललित कला एकेडमी जब अपनी रीजनल सेंटर खोल रही थी दिल्ली के बाहर, तब कुछ कलाकारों ने इसका विरोध किया। ठीक है, तब कुछ कलाकारों ने इसका विरोध किया और उस विरोध के चलते ये ग्रुप सामने आया। ठीक है, जिसका नाम था 1890। इसके नाम में भी एक अजीब घटना है, दिलचस्प घटना यही है कि ज्योति पांड्या भावनगर गुजरात में उनका जहां पर मकान था, उस मकान का नंबर था 1890, जिसलिए इस ग्रुप का नाम क्या रखा गया, 1890। कई सारे कलाकार हैं, कलाकारों की चर्चा आपसे कल करेंगे। 9वां ग्रुप होगा ग्रुप 8, नहीं एक ग्रुप है चोलामंडल। चोलामंडल 1966 में स्थापित हुआ मद्रास में, या इसको आप चेन्नई भी कह सकते हैं, केसीएस पनिक्कर के द्वारा। ठीक है, महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में महाबलीपुरम जाने वाले मार्ग पर, महाबलीपुरम जाने वाले मार्ग पर 8.5 एकड़ की भूमि में केसीएस पनिक्कर ने एक कलाकारों का एक गांव बसाया, जिसको चोलामंडल, जगह का नाम क्या है, चोलामंडल। ठीक है, वहां पर एक कलाकारों का गांव बसाया। ठीक है, जिस पर हर प्रकार की शिक्षा, वास्तुकारी, मूर्तिकारी, ढोकरा ढलाई, हस्तशिल्प, चित्रकला, हर प्रकार के आर्टिस्ट वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए इस ग्रुप की तुलना जर्मनी के बाउहाउस नामक कला आंदोलन से की जाती है, इसलिए इसे भारत का बाउहाउस भी कहा जाता है, या ये भी संज्ञा दी जाती है। 10वें जिस ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप 8 की बात करेंगे। ग्रुप 8 छापा कलाकारों का ग्रुप था। छापा कलाकारों का, सीधे लिख लेते हैं, ग्रुप 8 1967 में स्थापित होता है। ठीक है, जगह कंफर्म नहीं इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, ग्रुप 8 विधिवत तरीके से छापा आर्ट के उत्थान के लिए या विकास के लिए इस ग्रुप की स्थापना की गई थी। ग्रुप 8 की अनुपम सूद और जगमोहन चोपड़ा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अन्य कलाकारों के भी नाम इसमें हम लोग चर्चा में शामिल करेंगे। 11वें जिस ग्रुप की बात करेंगे आपसे, तो गिल्ड समूह की बात करेंगे। गिल्ड समूह 1990 में स्थापित हुआ दिल्ली में, 1990 में स्थापित हुआ दिल्ली में गिल्ड समूह। ये भी छापा आर्टिस्टों का एक कला आंदोलन था, इसके बारे में चर्चा से करेंगे। 12वां जो टॉपिक होगा, एक है खोज इंटरनेशनल एसोसिएशन, एक ग्रुप है खोज इंटरनेशनल आर्टिस्ट एसोसिएशन, आर्टिस्ट एसोसिएशन।
एसोसिएशन, ठीक है। ये एक ग्रुप स्थापित होता है 1997 में। 1997 में ये ग्रुप होता है, सुबोध गुप्ता के द्वारा स्थापित किया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल स्तर का एक ग्रुप समूह है, ठीक है, जिसमें इंस्टॉलेशन, मूर्तिकारी, चित्रकारी, इस प्रकार की चीजों को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये ध्यान रखिए। ये तो भाग 3 के 12वें ग्रुप हैं, जिनमें अगर इसको हम छोड़ दें तो 11 ग्रुपों के कलाकारों को हम विधिवत तरीके से पढ़ते हैं भाग 3 में, ठीक है। भाग 4 को हमने, अब बात करते हैं भाग 4 की। भाग 3 कंफर्म है, सीरियल वाइज है, इसको याद रखिए। आपके नेट के पेपर में भी आपका साथ देंगे। कभी कभी राजस्थान या आरपीएससी के जो पेपर होते हैं उसमें ऑप्शन में डाल देता है कि सही विकल्प चुने, उनमें से ग्रुपों की स्थापना की दृष्टि से वो ग्रुप के नाम डालता है। फर्स्ट ऑप्शन में डालेगा यंग तुर्कस कलकत्ता ग्रुप, पैक ग्रुप और दिल्ली शिल्पी तक, 4 डाल देगा। अब इन्हीं 4 ऑप्शनों में कोई आगे रखेगा, कोई पीछे डालेगा, कोई बीच में डालेगा। तो आपको डेट वाइज स्थापित हुए ग्रुपों को सीरियल पहचानना है और अपना उत्तर चुन लेना है। नेट के पेपर में सेम टू सेम चीजें पूछी जाती हैं, मिलान में पूछी जाती हैं, और बाकी ऑप्शन तो आता ही आता है, तो ये ध्यान रखिए। अब भाग 4 को हमने बांट रखा, इस बार हमने अलग तरीके से बांटा है इसको थोड़ा सा। भाग 4 में हम विशेष तरीके से भाग 4 इसमें हम उत्तर प्रदेश के चित्रकार, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के प्रमुख चित्रकार व कला आंदोलन, नहीं ये उल्टा कर दी हेडिंग हमने, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के विभिन्न कला आंदोलन व चित्रकार। ये भाग 4 की एक ही हेडिंग रहेगी। इसको हम 2 भागों में बांट के चलेंगे। नंबर 1 में राजस्थान के चित्रकार, यूपी के चित्रकारों की बात आपसे होगी। उसमें अवधेश मिश्र सर जी हैं, राजेंद्र प्रसाद सर जी हैं, श्याम बिहारी अग्रवाल जी हैं, जयकृष्ण अग्रवाल जी हैं, ठीक है, आलोक कुमार कुशवाहा हैं, और इसके अतिरिक्त सुखवीर सिंह सिंघल हैं, बद्रीनाथ आर्या हैं, ठीक है। और जिनका एक क्वेश्चन आया था 16 में मेघदूत वाला, क्या नाम था उनका, हरिहर लाल मेढ़ की बात होगी उसमें आपसे, ठीक है। तो इस प्रकार से यूपी के कलाकारों की एक लंबी लिस्ट है, उनके बारे में चर्चा आपसे होगी। अच्छे अच्छे चित्रों पे बात करेंगे, अच्छे अच्छे पॉइंटों पे बात करेंगे। उसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई भी चर्चा इस बार नहीं करेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से हमने आधुनिक चित्रकला का जो टॉपिक 2021 वाले बैच में हमने आपको पढ़ाया, उससे थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को कम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखाने का कोई मतलब नहीं। इसमें नंबर 1 पे इसको फर्स्ट में रखेंगे और राजस्थान को सेकंड में रखेंगे। राजस्थान में कुछ कला आंदोलन भी स्थापित हुए, टखमड़ है, आज ग्रुप है, हस्ताक्षर है, ठीक है, बूंदी है। तो इस प्रकार से जो वहाँ, और ये टखमड़ हो गया, आज हो गया, अननोन ग्रुप हो गया, हस्ताक्षर है, तुलिका उपनिषद वाला है। तो इस प्रकार से राजस्थान के जो कला आंदोलन है, जहां से उन ग्रुपों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पे चर्चा करेंगे। और कुछ चित्रकार राजस्थान के स्पेशल हैं, समकालीन में हैं, तो उनके बारे में भी चर्चा आपसे करेंगे। 2-2, 4-4 पॉइंट हैं, उसको खत्म कर लेंगे। भाग 5 को हम समकालीन कलाकारों में बांट के चलेंगे। समकालीन कलाकारों की लिस्ट, ठीक है, समकालीन आर्टिस्टों के बारे में आपसे चर्चा होगी भाग 5 में। उसके बाद, ठीक है, तो इस प्रकार से चित्रकारों वाला जो सिस्टम है वो आपका खत्म होगा, ठीक है। उसके अतिरिक्त भारत के प्रमुख मूर्तिकार, इस पे चर्चा करेंगे। इसको आप भाग 6 समझ लीजिएगा, भाग 6। और भाग 7 प्रमुख छापाकार, ठीक है। तो इस प्रकार से
इस प्रकार से जो आधुनिक, इस प्रकार से हम आपके इस सिलेबस को कंप्लीट किए हैं। इस प्रकार से हमने आपके इस सिलेबस को इस प्रकार से बांटा है। ठीक है, मेरा अनुमान जहां तक है, ठीक है, मेरा अनुमान जहां तक है, ये हम जुलाई अंत तक, जहां तक ये वाली सारे के सारी चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा इनमें समय नहीं लगने वाला है। ठीक है, कुछ चित्रकार तो 2-2, 3-3 मिनट के होंगे और कुछ कलाकारों में 1 दिन या 1.5 दिन भी लग सकता है। जैसे राजा रविवर्मा कम से कम 2 दिन में ये खत्म होगा। ठीक है, बंगाल शैली में टाइम लगेगा। ये हम आपको पहले मतलब बताए दे रहे हैं कि कैसे आपका सिलेबस समाप्त होगा। कैसे आपका सिलेबस समाप्त होगा, ये आपका टाइम पीरियड है। इसको आप मैनेज कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये चीजें समाप्त करेंगे। पहला जो भाग था, कम से कम 3 दिन की क्लास उसमें लगेगी। 1 दिन बंगाल, सॉरी 1 दिन कंपनी शैली, 2-3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 1 या 2 दिन कम से कम स्कूल में जाएंगे, यानी कि 1 हफ्ता लगेगा उसमें। ठीक है, 1 हफ्ता लगेगा और 1 या 10 दिन में राजा वर्मा, वो लगभग 10 दिन में लगभग समाप्त हो जाना है, ये आप मान के चलिए। बंगाल शैली में कम से कम 20 दिन मान के चलिए। भाग 2 वाला जो आपका पार्ट है, कम से कम 20-25 दिन लगेंगे, इससे कम नहीं लगेंगे, ये आप मान के चलिए। तो 1 महीना भाग 1 और भाग 2 में आप मान के चलिए। ठीक, उसके बाद भाग 3 आपका आया था। भाग 3 में क्या था? कला ग्रुप, हाँ ग्रुप थे। तो 1 महीना ग्रुप में मान के चलिए, कम से कम 1 महीना मान के चलिए। उसके बाद ठीक है, कम से कम 1 महीना तो इन 2 टॉपिकों में मान के चलिए, समकालीन कलाकार और इसमें। अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई जून तक पहुंच चुके हैं। जुलाई इसमें लग जाएगी और हो सकता है अगस्त में यह आपका हो जाए। यानी कि जो हमने 6 महीने की बात आपसे की थी, ठीक है, कि 6 महीने आपका सिलेबस समाप्त करेंगे, वो अब असंभव लगता सा आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वैकेंसी आ जाएंगी तो जब तक वैकेंसी आपकी आएंगी और आप अगर हमारी स्पीड से चलते रहेंगे, अगर आप लगातार पढ़ रहे होंगे, तो पेपर तक सारा का सारा आपका कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, और आप आसानी से और आराम से पेपर देंगे जाकर के। अगर मेहनत करते रहेंगे बराबर, रोज का रोज पढ़ते रहेंगे आगे भी, तो कहीं ना कहीं आपका सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी कल प्रत्येक हेडिंग या प्रत्येक टॉपिक के भीतर जितने भी चीज़ों को पढ़ना होगा, जिन कलाकारों के बारे में पढ़ना होगा, उन पे एक एक चीज़ों पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं।